कोई डीसी लैंड पे बैठा हुआ है, कोई पंचायत लैंड में बैठा हुआ है, कोई पटों में बैठा हुआ है, कोई श्यामलाट जो भूमि होती है जैसे किसान चरागाह होते हैं वैसे बैठे हुए हैं, कोई फॉरेस्ट में बैठा हुआ है। आज़ादी से पहले भी लोग यहाँ बसे हुए हैं। अच्छा। आज़ादी से लोग से पहले बसे हैं जब 1900 एक्चुअली उस टाइम लोगों के पास अनपढ़ता थी, लोगों को पता नहीं था भाई जिसको वहाँ लैंड मिली वहाँ वो बस गया, लेकिन वो बसने के बाद उसको नॉलेज नहीं था, वो रेवेन्यू दे पाया पंचायत को, जो चढ़ नहीं थी वो चढ़ नहीं, ऐसे लोग भी मिले हमें। एक तो आपदा से प्रभावित हो गए हैं, वो तो लग गए, लेकिन जो कोर्ट के होने से बाद लाखों एक आपदा आई पड़ी है हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में एक मैं आपकी जन से सरकार को भी बोलना चाहूँगा और अपोजिशन को बोलना चाहूँगा कि इस आपदा के समय में लोगों के साथ खड़े हों और इसके बारे में विचार करें और इसके लिए पॉलिसी बनाए सरकार। 5 अगस्त को जो हाई कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया जिसमें जितने भी अवैध कब्जे हैं पूरे हिमाचल में उनको पूरी तरह से हटाने के निर्देश जो है वो सरकार को दिए गए। और यहाँ तक कि अपर शिमला में तो यहाँ तक कहा गया था कि जो अवैध कब्जों के ऊपर सेब के बगीचे हैं, जो पेड़ हैं, उनको भी काट दिया जाए। हालांकि बाद में पेड़ काटने वाला जो इशू था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन पे रोक लगा दी। सर, कांगड़ा में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, उसको हम जानते हैं। तो हम बात शुरू करें इससे पहले सबसे पहले तो मैं आपका परिचय कराऊं। रोहित जी हैं। रोहित जी मूलतः डगवार पंचायत है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ के एक व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं। और चूंकि ये भी जो प्रक्रिया है उसके ये भी पीड़ित हैं, है ना। यहाँ पे कांगड़ा में अपने अपने दावे हैं, लोग कई कई तरह के दावे आते हैं। कोई बोलता है हमें सरकार ने दी है, कोई बोलता है हमें पंचायत ने दी है, कोई इस तरह की अलॉटमेंट हुई है। तो रोहित जी ने लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए इनकी टीम ने इसका एक यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए और अपनी बात कम से कम इनकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार वो बात कोर्ट तक पहुँचाए और इनका जो पक्ष है उसको भी प्रमुखता से रखा जाए। इसके लिए पिछले कई दिनों से ये लोगों के बीच में डोर टू डोर जा रहे थे, ग्रुप बन के। मेरा घर मेरा हक करके इन्होंने एक नाम रखा था, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और बहुत से लोगों से मिले और ये लोग सारे लोग मिलके 23 तारीख को एक रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं जिसमें लोग इकट्ठे होके उपायुक्त महोदय के जरिए चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर को अपना ज्ञापन देंगे, जो भी आपकी डिमांड। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जो केस है इसमें कांगड़ा को आप बार बार बोल रहे हैं कि कांगड़ा के मैटर कुछ और तरह की है, तो उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो ये बताओ आप। नमस्कार बाबू जी, आपने मुझे बुलाया, आपका दिल की गहराई से दोबारा धन्यवाद करूँगा। एक्चुअली क्या है, जब ये कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के फैसले के आने के बाद हमने सबसे पहले अपने एरिया को देखा क्योंकि यहाँ के लोगों से बात हुई जी। फिर हमने इसके बारे में एक समिति बनाई, बैठक बनाई हमने ना। उस बैठक के बनाने के बाद हम लोगों से मिले, लेकिन जब हमने देखा तो जो अपर हिमाचल है और कांगड़ा के फर्क है लैंड का, क्योंकि वहाँ है बगीचों की बात हो रही, सरकार कर रही है, जो किसान सभा के लोग हैं वहाँ ऊपर वाले वो भी बगीचों की बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं, कांगड़ा के जो लोग हैं, मान लो कांगड़ा नीचे वाले जो प्लेन के लोअर हिमाचल बोलते हैं हम उसको, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पीड़ित हैं, लेकिन उनके पास ना बगीचे हैं ना उनके पास बड़ी बड़ी लैंड है। वो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पीड़ित लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको तीसरी और चौथी पीढ़ी यहाँ पे बैठे हुए हो गया। उसमें अलग अलग प्रकार के नेचर के लोग हैं, कोई डीसी लैंड पे बैठा हुआ है, कोई पंचायत लैंड में बैठा हुआ है, कोई पटों में बैठा हुआ है, कोई श्यामलाट जो भूमि होती है जैसे किसान चरागाह होते हैं वैसे बैठे हुए हैं, कोई फॉरेस्ट में बैठा हुआ है। हर प्रकार के जहाँ लोग हम मिल रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग हैं। धर्मशाला में ही अलग अलग जैसे क्षेत्र में हमने दौरा किया, लोगों से मिल रहे हैं, इस समिति के लिए हम बैठक कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी ने पंचायतों ने लोगों को बैठाया, कुछ डैम ऑस्ट्री जो आए, जब उनको यहाँ से जब उठाया गया वहां से पोंग डैम से, हाँ वहां से जब उठे हुए लोग, उनको भी अलग अलग जगह पे पंचायत लोगों ने बसाया, लेकिन उनको भी आज तक वो उनको मालिकाना हक नहीं मिला। वो भी आज पटों में बैठे हैं, पंचायत लैंड पे बैठे हैं। हम भी कुछ टाइम में डैम ऑस्ट्री ही आए हुए हैं डगवार में, तो हमें भी कहीं एक मुरब्बा उस टाइम मिला, वो 4 पीढ़ियों को एक मिला, परदादू को मिला, मतलब उसमें तो एक एक सीख भी नहीं आई हमें, ना उसके हमारा नाम सरकार ने हमारी बात सुनी। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं, मैं भी इसमें थोड़ा सा पीड़ित मानता हूँ अपने आप को। हमने भी यहाँ जमीन ली क्योंकि हमने कारोबार करना मेरे पापा ने शुरू किया दादू के टाइम से, लेकिन हम इस समाज में इसलिए जुड़े कि हम जब लोगों से मिल रहे हैं, मेरा सबसे हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है ना हमारे में। घर परिवार किसी का बचना, एक बार परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बना पाता,
3-3 2-2 पीढ़ी में लोगों ने घर बनाए हैं। जब उसके साथ परिवार बढ़ा, परिवार में जैसे आज पिछली पीढ़ी में 3 पीढ़ी में किसी ने ज़मीन ली, या खरीद ली या कुछ भी किया इस लैंड को, उसके बाद एक परिवार बसा, उसके बाद उसके परिवार के ताऊ चाचे बने, शरीक बने, उस लैंड में वो बढ़ती गई, उसमें कई कब्जे हो गए लोगों के। तो किसी को 5 मरले मिली, उसमें उसने 2 एक नाल में कब्जा कर लिया, तो पीढ़ी उसमें 8 परिवार रह रहे हैं। अच्छा रोहित जी, मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपने चूँकि पिछले 1 महीने में बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है, अलग-अलग जगहों पे गए, अलग-अलग लोगों से मिले हैं। जैसे क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पुराने जो आपको इस तरह के काबिज़ लोग मिले, जी। वो कितने साल पुराने हैं? कब के हैं? कुछ ऐसा आया? बाबू जी, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज़ादी से पहले भी लोग यहाँ बसे हुए हैं। अच्छा। आज़ादी से लोग से पहले बसे हैं, जब 1900 एक्चुअली उस टाइम लोगों के पास अनपढ़ता थी। हुँ, हुँ। लोगों को पता नहीं था भई जिस जिसको वहाँ लैंड मिली, वहाँ वो बस गया। लेकिन वो बसने के बाद उसको नॉलेज नहीं था, वो रेवेन्यू दे पाया पंचायत को, जो चढ़ नहीं थी वो चढ़ नहीं पाई, ऐसे लोग भी मिले हमें। एक इसको मान के चलो, ये 1905-6 के भी लोग बैठे हुए हैं कई लोगों में। कोई 1972 में अलॉटमेंट हुई, उससे पहले पंचायतों को आवंटन हुई, जो मिली उसमें लोग बसे हुए हैं, उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन उसको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। अब उन बस परिवारों को चिंता इतनी हो गई है कि वो कहाँ जाएँगे? जब उनके बच्चों का आज तक भविष्य खत्म होने के कगार, एक तरफ आपदा आई हुई है पूरे हिमाचल में, आपके चैनल से कहना चाहूँगा, पूरे हिमाचल में क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस वर्ष नहीं है, 3 वर्षों से आप देख रहे हैं बारिश भयंकर हो रही है। मंडी में 3 साल से नुकसान हो रहा है। इस बार जो मंडी से स्टार्ट हुआ, मंडी में जो जयराम जी का एरिया, क्षेत्रफल एरिया है, वो विधानसभा पूरी खत्म हो गई है। वहाँ लोगों को रहने लायक ज़मीन नहीं रही, वहाँ लोगों के घर उजड़ गए, आज तक कईयों की बॉडियाँ नहीं मिली। अब उन लोगों को बसाना कहीं न कहीं, उसके लिए लैंड चाहिए, लेकिन उनको अब वो डरे हुए हैं, वो पहाड़ पे बस नहीं सकते, क्योंकि अगले साल भी आपदा आएगी, तो वो पत्थर गिर सकता है, चट्टान गिर सकती है, तो ऐसे लोगों को बसाना है। उसके बाद कुल्लू में नुकसान हुआ, अब पीछे भरमौर हुआ, तो भरमौर में मैं पीछे काम लगाया मैंने, तो वहाँ मैंने लोगों से बात की, वहाँ तो लैंड नहीं बची लोगों के पास, वहाँ पहाड़ों में अब लोग बसना नहीं चाह रहे। उन लोगों को बसाएँगे कि जो लाखों परिवार हैं, हिमाचल में ही मेरे आइडिया से 20 लाख से ऊपर प्रभावित लोग हैं। तो इन लोगों को कहाँ बसाएँगे जब इनको विस्थापित करेंगे? तो इन लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा, जो प्रभावित हुए हैं, जो कोर्ट के डिसीजन के, एक तो आपदा से प्रभावित हो गए हैं, वो तो अलग है, लेकिन जो कोर्ट के होने से बाद लाखों एक आपदा आई पड़ी है हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में एक मैं आपके जन से सरकार को भी बोलना चाहूँगा और अपोजिशन को बोलना चाहूँगा कि इस आपदा के समय में लोगों के साथ खड़े हों और इसके बारे में विचार करें, और इसके लिए एक पॉलिसी बनाए सरकार, क्योंकि पॉलिसी बनाएगी सरकार तभी काम होगा। कोर्ट में पहले तो कोर्ट में जाके स्टे लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में स्टे लेंगे, कोर्ट में इसको अपना पक्ष सरकार रखेगी, आम आदमी पक्ष रखेगा, तो एक गरीब आदमी कैसे रख पाएगा? हिमाचल में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ रोजगार कमी है। रोजगार आपको पता कि है नहीं, सरकार के पास संसाधन कम है, आर्थिक स्थिति में सरकार, हिमाचल सरकार भी है इस टाइम, तो कोर्ट सरकार में इसमें पहले तो कोर्ट में जाए, उसमें एक रखे और इसमें एक अच्छी सी पॉलिसी बनाए और उसके लिए काम करे सरकार। और हम एक रैली करने जा रहे हैं, आपने तो बताया था मुझे, तो रैली के लिए मैं आपसे आह्वान भी करूंगा कि आप अपने मीडिया के चैनल से सभी भाई बंधुओं को 23 तारीख को दाढ़ी मेला ग्राउंड में एकत्रित होने के लिए आप भी आमंत्रित करें। आप भी आमंत्रित हैं उसमें, क्योंकि ये जो है, ये एक उन पीड़ित परिवारों का ही पीड़ा नहीं है, इस समाज में लोग जुड़े होने का उनका भी है, जो सामाजिक कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, जैसे आपने बात की ना कि 1905 के भी हैं, हाँ जी। बिफोर इंडिपेंडेंस के भी हैं, उसके बाद जब हिमाचल पंजाब का हिस्सा था तब के भी किस्से हैं, है ना? तो इन बिटवीन कई जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए इस प्रदेश में, बंदोबस्त हुआ, और वो जो अधिकारी थे, वो तत्कालीन सरकारें थी, है ना? तो सरकारों के नॉलेज में था कि काबिज़ हैं, तो तब सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि बाद में उल्टा सरकारों की तरफ से ऐसे भी प्रपोज़ल आए कि हम आपको रेगुलाइज़ कर देंगे, है ना? तो उसके बावजूद तो कहीं न कहीं पे ये लगता है कि लोगों ने, जैसे हम कांगड़ा की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने जहाँ पे ज़मीनें जिस भी नेचर में उनको मिली हैं, चाहे पट्टे पे मिली है, चाहे कोई और सोर्स से मिली है, तो लोगों ने तो अपने वहाँ पे आवास बनाए हैं, कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए, रोजगार किया है तो वहाँ पे कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। तो कोई जब आप इन लोगों को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना क्या है? लोग सर बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हो सके तो जेल भरो आंदोलन भी चलेगा, इसमें हम भी साथ हैं उनके, क्योंकि जिस परिवार का घर उजड़ता है बाबू जी, उसकी दशा बहुत ही दयनीय होती है। आप खुद देख लो, आपने मकान बनाया, उसकी कहीं एक दीवार भी टूट जाए तो लोग कितना दर्द होता है। तो लोग बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज बीमार हो पड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी आस्था जुड़ी है, उनको लग रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो कुछ तो बीमार हो गए, कहीं तो
हॉस्पिटल में हम एडमिट हो गए हैं। कुछ लोगों को तो रात को नींद नहीं आ रही है, दवाइयाँ खा खा के सो रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। और कुछ लोग हम जहाँ मिल रहे हैं, एक नेतड़ है यहाँ पे दाड़ी में, वहाँ लोग मिले, वो तो उनकी आजीविका ही झाड़ी लगा के है बाबू जी। और उनके एक जैसे बच्चा है, वो उसकी शादी होगी लड़के की, वो अकेले पड़े हुए हैं। जब कुछ वो बद्दी में नौकरी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नौकरी में कमी है, तो वो जीवन उनका बिल्कुल ही छोटे से छोटे घर हैं और चिंतित हैं कि उनका क्या बनेगा। तो उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान है, इसमें लोकतंत्र में हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का और लोगों की समस्या सुनने का, उनको इकट्ठा करने का। और देखो बाबूजी, एक इसी बात में एक बात करूंगा, जो कोर्ट का जो आदेश आए हैं, उसमें पीछे तो आपने सुना एक जानवरों के प्रति कुत्तों का एक फैसला दिल्ली में आया, उसमें लोग इकट्ठे हुए, मास्क में इकट्ठे हुए, तो उसका फैसला 10 दिनों में चेंज हुआ। लेकिन इसमें इस फैसले को 1.5 से 2 महीने लगभग होते आए हैं। इसमें ना सरकार अभी बात करी है, ना कोर्ट के बारे में अभी तक किसी ने बात की है प्रॉपर, जिस तरीके से होनी चाहिए थी मेरे आईडी से, वो नहीं हो पाई है। इसके लिए हमें पब्लिक को, मेरा सा आह्वान है कि पब्लिक इकट्ठी हो, पब्लिक ही इसके लिए, क्योंकि कोर्ट बना हमारे लिए बना हुआ है, आम इंसान के लिए बना, सरकारें हमारे लिए बनी हुई हैं, पंचायतें हमारे लिए बनी हैं। तो हम इकट्ठे होंगे, हम मास्क में होंगे, तो हम सड़कों में उतरेंगे ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और कोर्ट भी सोचेगा कि इतने लोगों का काम बेकर के, क्योंकि हिमाचल में जमीन पहाड़ी एरिया क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ बहुत है, जमीन तो प्लेन है नहीं। अब पहाड़ों में जो बस रहे हैं, तो आपदा से ग्रसित हो जा रहे हैं, परिवार के परिवार गुम हो जा रहे हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जा रही है, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा था ना बाबूजी, जैसे इसमें जैसे ऊपर हिमाचल की बात हो रही है, ऊपर हिमाचल में किसान कर रहे हैं, वो बागवान है लोग, बागवानों ने अतिक्रमण हुआ, सब प्रकार का हिमाचल में अतिक्रमण हुआ। लेकिन यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में निचले हिमाचल की बात की जाए, उसमें लोगों ने बिल्कुल कम भूमि जोड़ी हुई है। कोई आधी कनाल में बैठा हुआ, कोई नाल में बैठा है, उसमें भूमिहीन होने वाले लोग भी हैं, जो भूमिहीन हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कहीं जमीन नहीं है, वो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, वो उनके पास परिवार के सदस्य भी नहीं है, क्योंकि कहीं तो एक बच्चा है जो शादी होगी, कुछ हो गए, उनके पास कहीं जमीन नहीं है, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए घर कहाँ बनाएंगे? एक तो आपदा ही पड़ी है पूरे हिमाचल में, वहाँ भूमिहीन हुए हैं क्योंकि वो पहाड़ों में बसे हुए लोग हैं, वहाँ नुकसान ज़्यादा, जहाँ पहाड़ी में लोग आपने देखा वहीं नुकसान हुआ, वो लोग घर बेघर हो गए, उनके परिवार आज तक नहीं मिल रहे। तो हिमाचल में कांगड़ा के एरिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंडलेस हो जाएंगे, उसके लिए क्या करेगी सरकार? क्योंकि सरकार तो उनको कहीं भी पूरे हिमाचल, पूरे भारतवर्ष में पॉलिसी है कि जो लैंडलेस होता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि वहाँ उनके लिए घर बनाए, उनके लिए जमीन प्रोवाइड करे, तो उसके लिए सरकार खर्चा करेगी। ऐसे ही सरकार पे आर्थिक संकट आया हुआ पड़ा है, हिमाचल में आपदा ही पड़ी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सरकार से मेरे हाथ से जोड़ के निवेदन है कि उनके लिए भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि, मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों को भाई जहाँ बैठे हुए उनको बैठे रहने दीजिए, और जो अदर लोग हैं जो है उनसे कुछ रेवेन्यू लिया जाए, एक प्रकार पॉलिसी बनाई जाए सरकार, वो सरकार ही बनाएगी ना पॉलिसी, हमारा तो आह्वान कर सकते हैं उसमें पॉलिसी बने, और उसमें सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र के लोगों को हर तरीके से फायदा मिले और जनमानस के हित में बने, और जो लोगों के सामाजिक हम जुड़े हुए पड़े हैं, इंसानियत के नाते एक अच्छी सी पॉलिसी बने और अच्छे लोगों को एक मान सम्मान मिले और अपनी ज़िंदगी व्यापन कर सकें आने वाले टाइम में। आप चूँकि ये 23 तारीख को आप अपनी बात को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में अपना जो भी आपका जो ज्ञापन है, वो सरकार को दे रहे हैं। मान लीजिए सरकार उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर क्या विकल्प रह जाता है आपके पास? हाँ, एक्चुअली जब हम एक रैली कर रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको पहले रैली के बारे में बता देता हूँ, लोगों को भी इकट्ठा करना है हमने। हम 23 तारीख को 11 बजे दाड़ी मेला ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। और उसमें मैं चाहता हूँ, धर्मशाला से हमने शुरुआत की है, ये चिंगारी पूरे प्रदेश में पहुँचे, वहाँ भी लोग इसको एलिगेशन को करें। और सबसे पहले वहाँ पहुँचे, और जो मेरे माध्यम से सुन रहे हैं लोग, उनसे मैं 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोग हैं, पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, एक सामाजिक संस्था जो बनी होती हैं, जो किसी न किसी तरीके से लोगों की मानव सेवा कर रही होती हैं, उनको भी आह्वान है कि वो आएँ और हमारा साथ दें। और ये रैली हम सफल करा देंगे, हो जाएगी आप सबके थ्रू। लेकिन इसके बाद सरकार नहीं सुनती है, हम इसको पूरे हिमाचल में लेके करेंगे। हम शिमला में भी धरना देंगे, हम इसको तब तक करेंगे जब तक दिल्ली भी हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाएँगे अपने लोगों के। नहीं, पर रोहित जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, तो उसने तो डेडलाइन दी हुई है। तो ये सारा जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या अपना पक्ष रखना है ना? सबसे पहला तो चीज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाए, जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो ये कहता है कि नाजायज़ कब्जे जो है वो हटा दिए जाएँगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है या डेडलाइन ही वो क्रॉस हो जाती है, फिर क्या करेंगे?
इसमें फिर हम अपोजिशन है, पीछे सुधीर जी ने बोला कि मैं जाऊंगा, कोर्ट जाएंगे उन्होंने बोला, हम उनके पास आह्वान करेंगे, अपोजिशन सरकार से करेंगे। जब किसान सभा वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, वो जाएं, क्योंकि पहले तो किसी भी मास को जो संगठन है उसको जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए उनको लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे तो हम इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे। तो ये जो मेरा हक मेरा घर जो आप हाँ जी, एक हाँ संगठन जी। बनाया, तो क्या आपने भी कोई इस तरह की तैयारी की है लीगल ग्राउंड पे इस चीज को अगर हम इस सरकार पे के चलते? विचार कर रहे हैं, वकील से 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट से वकील से भी बात हुई है हमारी, लेकिन हमारा मानना है कि सरकार इस पे हमारा पक्ष रखेगी और सुनेगी, क्योंकि सरकार इतने लोगों को बेघर नहीं कर सकती। को 20 लाख से ऊपर परिवार है, मेरे आईडी से धर्मशाला में क्षेत्र में ही 20 से 25 हजार लोग हैं, तो इन लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, इसलिए सरकार को जाना चाहिए। मेरा तो आह्वान है पहले सरकार इसके ऊपर जाए। तो इस सरकार से आप एक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, है ना? एक तो चलो कोर्ट बड़ा मैटर अपना है, तो आप जो पॉलिसी हो कोई आपको लगता है क्या किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? क्या आपने भी तो कोई प्रिज्यूम की होगी कोई क्या पॉलिसी हो जिसमें जो इस हाई कोर्ट के इस डिसीजन से जो पीड़ित है उनको भी रिलीफ मिल सके, लेकिन मतलब कहीं न कहीं पे जो सरकार के इंटरेस्ट है या जो हाई कोर्ट बोल रहा है, उनकी भी अवहेलना नहीं हो, तो क्या किस तरह की पॉलिसी हो? इसमें ऐसा है बाबू जी कि सरकार को पहले तो एक पूरा अलग-अलग इसमें लग आपको बताया कि लैंड अलग-अलग है। उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मानो जो एक तो जिन्होंने बड़ा ज़्यादा कब्जा किया हुआ है, उसको तो छोड़ दिया जाए ना, मेरे तो आइडिया से। जो बोल रहे हैं कि हमने 1000 कनाल रोकी है, 100 कनाल रोकी है। हम बात कर रहे हैं जिन्होंने 5 मरले पे बैठा हुआ है, 2 मरले पे बैठा हुआ है, 1 कनाल, 2 कनाल परिवार के साथ जब 4 परिवार बढ़ते हैं, 4 कनाल पे बैठा हुआ है। उन लोगों की बात कर रहे हैं। उसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए, क्योंकि सरकार को एक आर्थिक संकट से गुजरी है सरकार। तो सरकार उसके लिए वैसे एक पॉलिसी बनाए पैसे, क्योंकि वो एक रेवेन्यू ले ले हमारे से, जो लोग हैं उनसे रेवेन्यू को एक कॉस्ट ले ले, स्टैम्प ड्यूटी जो बनती है हमारी, उस तरीके से एक रेवेन्यू फिक्स कर दे, वो ले ले। जब किसी लोगों के पास एक्स्ट्रा ज़मीन है, जो अदर एग्रीकल्चर ज़मीन है, क्योंकि लोग जब सड़कें बनी बाबूजी, तो लोग कुछ जब सड़कें बनी तो उसके पास वहाँ बैठे, वहाँ वो कारोबार भी कर रहे हैं। उन लोगों को रोज़गार और कोई नहीं है, कोई अपना नाई का काम कर रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई सैलून का काम कर रहा है, तो कोई अपना लकड़ी का काम कर रहा है, कोई आरे का काम कर रहा है। हर बंदे उसमें कोई ना कोई जीवन यापन कर रहा है, चाय पिला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमें चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बने, उसे वन टाइम सेटलमेंट हो जाए और कोई पैसे सरकार को भी रेवेन्यू आ जाए और उसमें काम हो जाए। वन टाइम सेटलमेंट शब्द बड़ा खतरनाक चल रहा है आजकल। नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। नहीं, किसी न किसी के लिए सेटलमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सरकारें बनी हैं, इंसान के लिए बनी है ना। आप काम कर रहे हैं तो आप पत्रकार कर रहे थे, लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन उन लोगों को जो चिंता हो रही है, उनको जो परिवार को अपना हक नहीं मिल रहा मालकिन, जो चौथी पीढ़ी में 50-50 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए कहीं न कहीं तो आवाज़ किसी को उठानी पड़ेगी। और मेरा सरकार से बार-बार आपके मीडियम से माध्यम से, चैनल से माध्यम से ये है कि उसके लिए जल्दी-जल्दी ठोस कदम उठाएँ, और जो फरवरी तक जो आदेश आए हुए हैं, डीसी साहब ने तो बोल दिया कि जिन्होंने जो कब्जा किया उसको अपने आप खाली कर दें। डीसी साहब को तो इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है ना, उन आदमी को कहाँ जाएँगे? उनके बारे में कोई सोचा है, प्लानिंग की है सरकार ने? तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आपके मीडियम से माध्यम से उसके बारे में कुछ सोचा जाए, उनके बारे में इंसानियत के नाम से कि हर बंदा काम करे। जिस दिन से आपने इस तरह का जो लोग प्रभावित या पीड़ित हैं, उनके बीच में जब जाना शुरू किया, तो काफ़ी जगह पे मैंने करीब से कवर किया, तो 3 अलग-अलग चीज़ें तो मुझे ही समझ आ गई। चाहे वो धर्मशाला में वाल्मीकि समुदाय हो, उनका है ना? अलग चैप्टर उनको है। आप खुद लेके आते हैं, उनको खुद बसाते हैं हाँ, कि आप खुद यहाँ पे बसे यहाँ काम पे। करो, और आज तक वो पिछले 50-60 सालों से आप उनको नियमित नहीं करते हैं। वो एक आपका काम करने हाँ के जी, लिए हाँ आए जी। थे। या नगरोटा के एक पर्टिकुलरली जो मेरा कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, तो उनको आपने सरकार ने खुद वहाँ पे अलग-अलग जगहों से जब पौंग डैम के चलते आपका जितना भी मछली मारने का काम बंद हुआ, तो उन लोगों को आपने नगरोटा शिफ्ट कर दिया। तीसरा पौंग डैम के लोग जो थे, जिनको पुनर्वास जो है वो आपके ज़िम्मे था, सरकार के ज़िम्मे था, ढंग से पुनर्वास नहीं हुआ, तो सरकार पंचायतों के पास ज़मीनें थी उस टाइम पे, पंचायतों के पास राइट थे, और पंचायतों ने बोल दिया कि ठीक है यार, इस जगह पे तू बस जा। समस्या तो अब खड़ी हुई कि जब पॉपुलेशन बढ़ी, ज़मीनें कम हो रही है, सरकार को बड़ी योजनाएँ, बड़े प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतारने हैं, तो सरकार को लग रहा है कि अब इस तरह की, तो चूँकि सरकार जनता के लिए होती है, ये कहीं न कहीं पे बिल्कुल सही है कि सरकारों की नज़र के सामने जो चीज़ हुआ है, सब कुछ सरकारों की नज़र के सामने हुआ है, और चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, सरकारें इस पे आँखें बंद करे रही हैं, और सरकारों ने जानबूझकर
चाहे सरकार ए हो, चाहे सरकार बी हो, सबके टाइम में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जब आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की, इससे पहले अपने पक्ष को कहीं किसी और जो वो था प्लेटफ़ॉर्म था, उस पे रखने की कोशिश की? हमने इसको प्लेटफ़ॉर्म में तो नहीं की, हमने इसमें यही देखा कि हमने पहले सरकार जाई थी, जिनसे हम देख रहे थे। हुँ, हुँ। हम मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे कि सरकार इसके प्रति कुछ करेगी। अब तो सरकार के अभी तक जो हुँ। आदेश देख रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार इसमें कुछ कर रही है। हुँ, हुँ। तो सरकार नहीं कर रही है, ये भी चिंता का विषय है, क्यों नहीं कर रही है? हुँ। लेकिन हमने इसमें सबसे बात की, कोर्ट से हमने जब पहले आपको बोला कि वकीलों से हमने बात की, हुँ, हुँ। उन्होंने बोला कि ऐसे फैसले एक मास पब्लिक सड़कों पे उतरे, तभी हो सकती है क्योंकि पहले कोर्ट को, सरकार को पता लगे ऐसे लोग हैं कितने, प्रभावित कितने लोग हैं, वो उसका पता लगे। अब आप डैम मोस्ती की बात कर रहे हैं, हम भी उसमें आए। हुँ। डैम मोस्ती में हम जब वहाँ कहाँ कई जगह से हमसे बात हो रही है कि हमें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। हमारा क्या कसूर रहा कि हम यहाँ से उठाए, किक मारी, यहाँ बस गए, वहाँ से उठे, वहाँ बस गए। तो उनका क्या कसूर था? और आपके चैनल से माध्यम एक और बात करना चाहूँगा कि सरकारों ने खुद ज़मीनें दी हैं लोगों को, इंडस्ट्री को दी, मुंडा को दी, सबको दी ना, उसमें बाहर के लोग आके बस रहे हैं। यहाँ ये जो लोग यहाँ पीड़ित हैं, वो तो यहाँ के हिमाचल के स्थायी निवासी हैं मैक्सिमम लोग। एक वाल्मीकि समुदाय को छोड़ के चलो वो बाहर से आए, पर उनका बड़ा योगदान रहा क्योंकि उस टाइम ऐसे यहाँ पे हिमाचल में लोग काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने काम किया। हुँ, हुँ। लेकिन जिन बंदे जो यहाँ लोकल बंदे हैं, जो उन्होंने आज़ादी से पहले यहाँ रह रहे हैं, उनका कोई ना कोई संघर्ष तो रहा होना ही देश के लिए, प्रदेश के लिए। हुँ। तो उन लोगों को आज विस्थापित किया जा रहा है। उनकी पीड़ा को, दर्द को समझने वाला कोई नहीं आज तक खड़ा हो रहा है। हुँ, हुँ। जो खड़ा होगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन के जो प्रधान पंचों, जो उसकी कमेटी है, उससे आह्वान करना चाहूँगा हुँ। कि ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहें। खड़े रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इन पंचायत के इलेक्शनों का बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में जो हमारे साथ चलेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, और जो हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, हम उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये आज मैं अपनी समिति के माध्यम से सबके सामने कह देता हूँ कि ये आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, और जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम उनके साथ तो ये जो बिल्कुल खड़े 23 रहेंगे। तारीख की आपकी रैली है, इसमें टिपिकली धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं या इसके अलावा और जगहों से भी अ, उसमें लोग पीड़ित शामिल हो रहे हैं? इसमें मैक्सिमम तो हमने धर्मशाला से आह्वान किया है हाँ, हाँ। कि लोगों से आएँ, हाँ। क्योंकि हमारे पास इतना दायरा नहीं था, अभी हमने इस संगठन को बनाया है। हुँ। तो इसमें हम पहले तो धर्मशाला लोगों को बोला, उसमें साथ जो लगती कंस्टिट्यूएंसियाँ हैं, हुँ, हुँ। नगरोटा में हमने एक मीटिंग की है, हुँ। वहाँ वहाँ भी हम लोगों से मिले हैं। हुँ। काफ़ी लोग हैं वहाँ पीड़ित, काफ़ी लोग हैं, उन्होंने बोला हाँ, आएँगे। एक ज्वाला जिस लोगों से थोड़ी-सी बात हुई है, फतेहपुर में हुई है, नगरोटा में हुई है, ऐसे 5-7 कंस्टिट्यूएंसी में बात हुई है, और हमारा आह्वान पूरे हिमाचल से है कि यहाँ से ये एक चिंगारी निकलेगी, तो हुँ। पूरे प्रदेश में वो फैलेगी, और उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा आने वाले टाइम में। तो इससे सबसे आह्वान है कि सभी लोग इसमें हिमाचल के आमंत्रित हो सकते हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। क्योंकि नर ही नारायण सेवा है, वो भाव से हम काम कर रहे हैं बाबू जी, और आप भी इसका हमारी भूमिका में इस लोगों की घर बचाने में हमारी मदद करें, मीडिया के माध्यम से इसको कवर करें। तो जो 23 तारीख को जो हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित लोग हैं, वो अपना प्रदर्शन करके अपने लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि उनका जो पक्ष है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट में रखे, कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करे, जिससे जो इस तरह के लोग हैं, जो छोटे-छोटे कब्ज़ादारी हैं, या जिनको अलग-अलग उसमें कहीं न कहीं पे सरकार से ही ज़मीन मिली है, तो उनसे कोई इस तरह की पॉलिसी में उनको राहत मिले। और ये जो इश्यू है, वो कांगड़ा के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे ना, तो नो डाउट कि बहुत से लोग पीड़ित हैं इसमें, और लोगों ने रहने के साथ-साथ में अपने कारोबार भी इस तरह की जगहों पे जो निर्माण किए, वहाँ से किए। काफ़ी लोग पीड़ित और प्रभावित होने वाले हैं इस डिसीज़न से, इसलिए ही ये पीड़ित लोग जो है 23 तारीख को अपनी बात रखने के लिए, अपनी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी माँग मुखर करने के लिए जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में प्रदर्शन करेंगे और अपना ज्ञापन जो है वो सरकार को सौंपेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू जी।